फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पाथ। आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर समझेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या उन सभी एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के साथ साथ बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, और इन्हीं वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट हैं उनको एक एक करके बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, और कैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको मिलाकर जब कोई कॉम्पोजिट क्वेश्चन आता है तो कैसे स्टेप वाइज उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। A new partner may be added to partnership to add capital to business, associate with renowned businessmen, और यूटिलाइज बिजनेस एक्सपीरियंस ऑफ समवन। यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर को क्यों ऐड किया जाता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो कुछ कारण मैंने यहाँ पे बताए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में अगर एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और एग्जिस्टिंग पार्टनर वो कैपिटल नहीं लगा पा रहे हैं, तो एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ती है। कई बार बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को जरूरत होती है किसी रिनाउंड पर्सन से एसोसिएट होने की, ताकि मार्केट में उस फर्म की वैल्यू बढ़ जाए। या कई बार बिजनेस को जरूरत पड़ती है ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल वाले लोगों की जो उस पर्टिकुलर बिजनेस में एक्सपर्ट हो। तो ऐसे लोगों को परमानेंटली पार्टनरशिप फर्म के साथ अटैच करने के लिए उन्हें पार्टनर की तरह ले लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। अब न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडेड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी न्यू पार्टनर ऐड करना है तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन सबकी रजामंदी होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर नए पार्टनर को ऐड करने के लिए रेडी नहीं है तो ऐसे में नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑल्सो चेंज विद द न्यू पार्टनर। यानी कि अगर किसी भी फर्म में न्यू पार्टनर आता है तो उसे फर्म के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाता है। अब ये हिस्सा जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट का जो पहले शेयरिंग था उसी में से दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि जो नए पार्टनर को हिस्सा दिया जाएगा वो हिस्सा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट में से मिल रहा है उसी में से कुछ पोर्शन निकाल के नए पार्टनर को दिया जाएगा। तो जब पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को दे देते हैं तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है वो भी चेंज हो जाता है। अब यहां पे हम कुछ लीगल पोजीशन जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर उनके बारे में बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है लीगली ओल्ड पार्टनरशिप इज कंसिडर्ड एज डिसॉल्व्ड। यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप चली आ रही थी एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, लीगली वो पार्टनरशिप खत्म मानी जाती है जब भी नया पार्टनर ऐड होता है। यहां पे आप समझिए कि जो मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में जो पार्टनरशिप का रिलेशन था और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइनल किया हुआ था वो डिसॉल्व हो जाता है, और नया पार्टनर ऐड होने के बाद सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट
नए प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्मूला के साथ फिर से शुरू होता है। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, पार्टनरशिप फर्म एज इट इज रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन ऑल पार्टनर्स, यानी कि नया पार्टनर आने के बाद एक नई शुरुआत होती है, नई पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। न्यू पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर लायबिलिटीज क्रिएटेड बाय द फर्म बिफोर ही वॉज एडमिटेड एज पार्टनर, यानी कि जिस दिन नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है उससे पहले पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स ने बिजनेस में जो भी किया है उसकी जो लायबिलिटी है वो नए पार्टनर के ऊपर लागू नहीं पड़ती है। न्यू पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ऑल फ्यूचर एक्ट्स ऑफ द फर्म, यानी कि फ्यूचर में अब जो भी एक्ट होने वाले हैं किसी भी पार्टनर के या पार्टनरशिप फर्म के, उसके लिए नया पार्टनर जो है बाकी के सभी पार्टनर्स की तरह जॉइंटली और सेवरली लायबल रहता है। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए कि जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो 5 इश्यूज जो है अराइज होते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इन 5 इश्यू पे घूमता है और मैं यहां पर आपको एक एक इश्यू के बारे में अच्छे से डिटेल में सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सके। जो 5 इश्यूज हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और नया पार्टनर आने से जो सारे के सारे पार्टनर्स अब हो गए हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि जब नया पार्टनर आता है किसी भी फर्म में तो एग्जिस्टिंग फर्म की जो गुडविल होती है उसकी वजह से नया पार्टनर गुडविल में अपना जो हिस्सा है वो फर्म में लेकर आता है, तो उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा चेंज जो एडमिशन ऑफ पार्टनर पे आता है वो आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो नया पार्टनर जब आता है तो पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसकी जो है ट्रू वैल्यू एडमिशन की डेट के वक्त वो निकाली जाती है ताकि ये पता लग सके कि जब पार्टनर एडमिट किया जा रहा है तब उस पार्टनरशिप फर्म की नेटवर्थ कितनी है, क्योंकि उसी हिसाब से नया पार्टनर जो है बिजनेस में कैपिटल या गुडविल लेकर आता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि जब पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है फर्म में तब तक फर्म ने जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बनाए हुए हैं जिन्हें हम रिजर्व्स के नाम से जानते हैं उन्हें जो पुराने पार्टनर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो अपने हिस्से की कैपिटल फर्म में लेकर आता है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। तो अब इन 5 एस्पेक्ट को हम एक एक करके समझेंगे। जो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नया पार्टनर जब फर्म में आ रहा है तो जाहिर है कि उसे फर्म के प्रॉफिट में कुछ शेयर दिया जाएगा और ये आता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है यानी कि ओल्ड पार्टनर्स है उन्हीं के हिस्से में आएगा, उन्हीं के हिस्से में से आएगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं वो सभी अपने हिस्से में से नए पार्टनर को हिस्सा दें। होता यह है कि या तो कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर या सभी पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर में से हिस्सा नए पार्टनर को देते हैं। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयर विच एग्जिस्टिंग पार्टनर गिव्स आउट ऑफ हिज ओल्ड शेयर इज कॉल्ड सेक्रीफाइस, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट शेयर में से जो हिस्सा नए पार्टनर को देते हैं उसे उस पार्टनर का सेक्रीफाइस माना जाता है। And the ratio of sacrifice made by old partners is called sacrifice ratio. तो sacrifice और sacrifice ratio को हम एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझेंगे। Suppose there are 2 partners in a firm A and B which are sharing profits equally. दोनों 50-50 profit share करते हैं। They admit C as partner with 30% share.
एक सी करके नया पार्टनर आता है जिसे 30% शेयर दिया जाता है। बोथ ए एंड बी गिव्स 15% आउट ऑफ देयर 50% शेयर टू सी। तो ए और बी जो है दोनों अपना 15% हिस्सा सी को दे देते हैं। तो यहां पे जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है वो हो गया 15%। तो दोनों ने 15% सेक्रीफाइस किया, और जो सेक्रीफाइस रेशियो है ए और बी का वो हो जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों ने इक्वल शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो इस तरह से आप सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस रेशियो को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2 वेज। 2 तरीके से जो है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। पहला, न्यू पार्टनर गेट्स अ फिक्स्ड शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि नए पार्टनर को, जैसा कि हमने पीछे के एग्जाम्पल में भी देखा, उसको एक फिक्स शेयर दे दिया जाता है कि 30% शेयर दे दिया, और जो पुराने पार्टनर है वो बाकी का जितना शेयर बचा यानी कि 70% उसे पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, वो इस तरह का एग्जाम्पल था। सेकेंड है, न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो ये भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें से कुछ पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर का हिस्सा नए पार्टनर को दे और कुछ न दे, और जो दे रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयर में से हिस्सा, जरूरी नहीं है कि वो भी सेम प्रोपोर्शन में हिस्सा दे, वो प्रोपोर्शन भी अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से 2 तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एग्जिस्टेंस में आता है। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर 3 एस्पेक्ट्स नीड टू बी नोन फॉर ईच ओल्ड पार्टनर। यानी कि हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त 3 इंफॉर्मेशन है जिनकी जरूरत पड़ती है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे रिलेटेड सभी कैलकुलेशन में। पहला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि नया पार्टनर एडमिट करने से पहले जो पार्टनर्स थे उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। सेकेंड, सेक्रीफाइस बाय ईच ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर थे उनमें से हर एक ने अपने प्रॉफिट शेयर में से कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है। और जो तीसरा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनर का एडमिशन होने के बाद जो सभी पार्टनर्स हैं उनके बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना है। इफ एनी ऑफ द 2 एस्पेक्ट्स आर नोन, थर्ड एस्पेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहां पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें इन 3 जानकारी की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपको इन 3 में से कोई भी 2 जानकारी अवेलेबल है तो आप तीसरी जानकारी इजीली पता कर सकते हैं, और अगर एक ही जानकारी अवेलेबल है तो क्वेश्चन में दूसरी जानकारी कैलकुलेट करने की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है। तो अब हम सीखते हैं कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना। इन ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, फॉलोइंग इक्वेशंस नीड टू बी केप्ट इन माइंड। यहां पे मैं आपको 2 इक्वेशन बता रहा हूं। ये 2 इक्वेशन ऐसे हैं जिनकी मदद से आप जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त जो प्रॉफिट शेयरिंग या सेक्रीफाइस रेशियो या सेक्रीफाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इन 2 इक्वेशन को यूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला इक्वेशन है वो है न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, यानी कि जो पार्टनर्स के बीच में न्यू शेयर होता है वो होता है किसी भी पार्टनर को
जो ओल्ड शेयर मिल रहा था उसमें से अगर उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दें तो उसका न्यू शेयर आ जाएगा। तो हर एक पार्टनर के लिए ये एक फॉर्मूला अप्लाई होता है उसका शेयर कैलकुलेट करने के लिए। और जो दूसरा इक्वेशन है वो है सेक्रीफाइस इज इक्वल टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ पार्टनर। यानी कि जो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम देख रहे हैं उसमें जो सेक्रीफाइस आ रहा है उसे कैसे कैलकुलेट करना, तो उसका फॉर्मूला है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि नए पार्टनर को क्या शेयर दिया जा रहा है, इनटू सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ पार्टनर। यानी कि जो पार्टनर है ओल्ड पार्टनर उसने जो सेक्रीफाइस किया है उसका फ्रैक्शन कितना है, इसे हम और डिटेल में आगे समझेंगे। बट इतना ध्यान रखें ये दोनों फॉर्मूला जो है ये हमें अप्लाई करने होते हैं हर एक ओल्ड पार्टनर के लिए, जिससे उस पार्टनर का सेक्रीफाइस पता लग जाए या उस पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता लग जाए। अब सेक्रीफाइस फ्रैक्शन फॉर ईच ओल्ड पार्टनर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सेक्रीफाइस रेशियो। यानी कि अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है या आपने सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लिया है तो उससे सेक्रीफाइस फ्रैक्शन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी के बीच में 3:2 है तो ए का जो सेक्रीफाइस फ्रैक्शन है वो हो गया 3/5 और जो बी का सेक्रीफाइस फ्रैक्शन है वो हो गया 2/5। तो अब मैं आपको ये फॉर्मूला फिर से दिखा रहा हूं कि जो सेक्रीफाइस है इज इक्वल टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ पार्टनर। यानी कि नए पार्टनर को कितना हिस्सा दिया मल्टीप्लाई बाय उसमें से उस पार्टनर ने कितना फ्रैक्शन दिया। यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने होंगे जो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट है या पहला टिप है वो है इफ सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो पार्टनर्स है उनका सेक्रीफाइस रेशियो वही है जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। जो दूसरा टिप या दूसरा पॉइंट है वो है इफ सेक्रीफाइस रेशियो इज गिवन इन सच अ वे दैट टोटल ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर देन द रेशियो इटसेल्फ बिकम्स फिगर ऑफ सेक्रीफाइस। यानी कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि जो नया पार्टनर है उसे 3/7 जो है प्रॉफिट का शेयर दिया जा रहा है और जो ए है वो 1/7 दे रहा है और जो बी है वो 2/7 दे रहा है, तो यहां पे 1/7 और 2/7 है उनका टोटल ही हो जाता है 3/7 जो कि सी का शेयर है। तो यहां पे जो सेक्रीफाइस है ए और बी का वो हो जाएगा उसका सेक्रीफाइस रेशियो जो हमें दिया गया है 1/7 और 2/7 वही उनका सेक्रीफाइस भी हो जाएगा। तो हमें जो है सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक और पॉइंट है इफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन in the formula of sacrifice use old share of partner in place of share of new partner। यहां पे मैं आपको वापस से वो फॉर्मूला दिखा रहा हूं कि जो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है उसमें हम यूज कर रहे हैं शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। यहां पे अगर आपको जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर नहीं दिया हुआ है तो जिस ओल्ड पार्टनर का आप सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं उसका ओल्ड शेयर जो है पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग में वही आपको उस कैलकुलेशन में उस फॉर्मूला में यूज करना है।
Remember that sacrifice fraction of old partners is different term than sacrifice ratio. जो sacrifice fraction है वो अलग होता है और जो sacrifice ratio है वो अलग होता है. स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों जो है कई बार फ्रैक्शन में दिखाए जाते हैं. यहाँ पे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैलकुलेट करने के लिए जो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये दो फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर वो कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है A and B share profit in the ratio of 7:5. They admit C with 1/6 share. This loss is shared by A and B in the ratio of 1:3. Find out the new profit sharing ratio. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो दो इक्वेशन हमने सीखे हैं उनकी हेल्प से. जो पहला इक्वेशन है वो है न्यू शेयर ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर माइनस सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर. अब इस इक्वेशन में ओल्ड शेयर ऑफ ए एंड बी वो हमें दिया हुआ है 7:5. हमें न्यू शेयर निकालना है तो वो निकालने के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर, यानी कि ए और बी दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस कितना है वो हमें कैलकुलेट करना होगा. उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास. सेक्रीफाइस इज इक्वल टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ द पार्टनर. अब यहां पे हमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है 1/6. तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है. दूसरी इंफॉर्मेशन हमें जो निकालनी है वो है सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ पार्टनर. अब जो सेक्रीफाइस फ्रैक्शन है उसके लिए हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि द लॉस इज शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:3. तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि जो सेक्रीफाइस फ्रैक्शन है वो सेक्रीफाइस रेशियो से आता है और यहां पे सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है 1:3. तो जो ए है उसका सेक्रीफाइस फ्रैक्शन हो गया 1/4 और जो बी है उसका सेक्रीफाइस फ्रैक्शन हो गया 3/4. तो अब हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने की दोनों. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे दोनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस ऑफ ए विल बी शेयर ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ ए. तो शेयर ऑफ सी है 1/6 और जो सेक्रीफाइस फ्रैक्शन है ए का वो है 1/4. तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेक्रीफाइस ऑफ ए विच इज 1/24. सेम वे हम बी का सेक्रीफाइस भी कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें मिलेगा 1/8. तो अब हमें दोनों ए और बी का सेक्रीफाइस मिल गया है. तो अब जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था न्यू शेयर कैलकुलेट करने का हम उसे यूज करेंगे कि न्यू शेयर ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर माइनस सेक्रीफाइस. तो ओल्ड शेयर और सेक्रीफाइस दोनों हमारे पास है तो ए और बी दोनों का हम न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे. न्यू शेयर ऑफ ए विल बी ओल्ड शेयर जो उसका है 7/12 माइनस जो सेक्रीफाइस है ए का यानी कि 1/24. तो जो न्यू शेयर ऑफ ए है वो आ गया 13/24 और उसी तरह से हम बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे जो हमें मिल जाएगा 5/12 माइनस 1/8 यानी कि 7/24. तो ए और बी दोनों का न्यू शेयर हमें मिल गया. सी का शेयर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1/6. अब हम देख सकते हैं कि ए और बी इनके जो न्यू शेयर हमें मिले हैं इनके डिनोमिनेटर में 24 है. तो चूंकि रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हर एक पार्टनर का जो शेयर है उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो जो सी का शेयर है 1/6 उसका भी हम डिनोमिनेटर 24 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4/24. तो अब हमें ए बी और सी का न्यू शेयर मिल गया है 13/24, 7/24 एंड 4/24.
यानी कि 13:7:4। तो इस तरह से जो दोनों फॉर्मूला हमने सीखे हैं उनकी मदद से हम पार्टनर्स का न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। A and B are equal partners. They admit C for 1/5 share. A and B continue to share profit in their old ratio. Determine the new profit sharing ratio and sacrifice of old partners. Again, प्रोसेस हमारी सेम रहेगी। हमारा इक्वेशन है न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। हमें ओल्ड शेयर दिया हुआ है, न्यू शेयर कैलकुलेट करना है, तो हमें दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस चाहिए कि कितना सेक्रीफाइस रहा है। और सेक्रीफाइस का रेशियो भी हम इक्वेशन हमारे पास है, वो है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ पार्टनर। इसमें शेयर ऑफ न्यू पार्टनर भी हमें दिया हुआ है 1/5, तो सेक्रीफाइस फ्रैक्शन निकालना होगा हमें। सेक्रीफाइस फ्रैक्शन के लिए हमें पता है कि वो सेक्रीफाइस रेशियो से आता है। अब यहां पर हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि इफ सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज नॉट गिवन, इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे जो ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1, तो वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। तो उसके बेस पे ए और बी का हम सेक्रीफाइस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगा 1/2 और 1/2, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है सेक्रीफाइस का वो 1:1 है। अब हमारे पास सेक्रीफाइस पार्टनर्स का कैलकुलेट करने की दोनों इंफॉर्मेशन आ गई है। न्यू पार्टनर का शेयर भी मिल गया और सेक्रीफाइस फ्रैक्शन भी मिल गया। तो जो सेक्रीफाइस ऑफ ए है वो हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कि 1/10, और जो बी है उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 यानी कि 1/10। और अब न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन आ गई है। हमारे पास ओल्ड शेयर भी है और पार्टनर्स का सेक्रीफाइस भी है। तो जो ए है उसका न्यू शेयर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/10 यानी कि 4/10, और जो बी है उसका न्यू शेयर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/10 यानी कि उसका भी शेयर हो जाएगा 4/10। और जो सी का शेयर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1/5 विच इज इक्वल टू 2/10, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर तीनों का सेम चाहिए। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4:2, यानी कि उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2:2:1। और यहां पे जो सेक्रीफाइस रेशियो है ए एंड बी का, वो जैसा कि हमने पहले भी देखा था वो हो गया 1:1। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब पार्टनर को कोई फिक्स शेयर दिया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, और जो बाकी का प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करते हैं, तो जो सेक्रीफाइस रेशियो है इट इज सेम एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो अलग तरह का है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:5. They admit C for 1/5 share of profits, which he acquires as 2/15 from A and 1/15 from B. Find the new profit sharing ratio. हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है, सेक्रीफाइस ऑफ ए और एंड बी हमें कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस का भी हमारे पास इक्वेशन है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ पार्टनर। यहां पे न्यू पार्टनर का शेयर हमें दिया हुआ है 1/5, और यहां पे अब हम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने सीखा था कि इफ सेक्रीफाइस रेशियो इज गिवन इन सच अ वे दैट टोटल ऑफ द रेशियो is equal to share of new partner, the fraction itself becomes the figure of sacrifice. यहां पे हमें जो ए और बी का दिया हुआ है सेक्रीफाइस
वो दिया हुआ है 2/15 और 1/15, जो कि अगर इन दोनों का हम टोटल करें तो हो जाएगा 3/15 यानी कि 1/5। तो ये वही शेयर है जो सी को दिया हुआ है। तो यहां पर जो ए और बी का सेक्रीफाइस फ्रैक्शन है यानी कि 2/15 और 1/15, वो इन दोनों का सेक्रीफाइस भी बन जाएगा। तो जो सेकंड हमारा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम सेक्रीफाइस निकालते हैं ओल्ड पार्टनर्स का, वो अप्लाई करने की हमें जरूरत ही नहीं है, सीधा हमें सेक्रीफाइस मिल गया ए और बी का। तो अब हम सीधा ए और बी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो न्यू शेयर ऑफ ए विल बी ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड शेयर जो ए का है वो था 3/8 और सेक्रीफाइस हमने देखा 2/15। तो जो ए है उसका न्यू शेयर हो जाएगा 29/120। और वैसे ही हम बी का न्यू शेयर निकालेंगे। जो ओल्ड शेयर बी का था वो था 5/8 और सेक्रीफाइस है वो है 1/15। तो बी का जो न्यू शेयर है वो आ जाएगा 67/120। और यहां पे हमें सी का शेयर दे रखा है 1/5, जिसको अगर हम 120 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 24/120। तो यहाँ पे हमें ए, बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया है, जो कि है 29/120, 67/120 एंड 24/20, यानी कि 29:67 इंटू 24। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। C is admitted as partner with 1/5 share. The new ratio is 9:7:4. Find out the sacrifice ratio. अब यहां पे हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। तो ऐसे में सेक्रीफाइस जो है पार्टनर्स का वो कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है उसी से हमारा काम हो जाएगा, हमें सेकेंड फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो था न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो जो ए है उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा 3/5 माइनस 9/20। ओल्ड शेयर जो ए का था वो था 3/5 और न्यू शेयर है 9/20। तो ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा 3/20। सिमिलरली बी जो है उसका ओल्ड शेयर था 2/5 और अब नया शेयर है 7/20। तो बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/20। तो हम देख सकते हैं ए और बी का जो सेक्रीफाइस है वो है 3/20 इज टू 1/20, जो कि हो जाएगा 3:1। तो जहां पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों दे रखा है, तो वहां सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। अब एक लास्ट एग्जांपल हम और देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 3:2. They admit a new partner C. A gives 1/5 of his share and B gives 2/5 of his share to C. Calculate new profit sharing ratio. यहाँ पे प्रोसेस हमारी सेम है। पहला फॉर्मूला है हमारा न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर माइनस सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर। यहां पे हमें पार्टनर्स जो है ए एंड बी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है, तो हमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस का हमारा फॉर्मूला है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ पार्टनर। अब यहां पे हमारे पास शेयर ऑफ न्यू पार्टनर नहीं है, सेक्रीफाइस फ्रैक्शन भी नहीं है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि ए एंड बी गेव सम पोर्शन ऑफ देयर शेयर टू सी। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि जब हमें इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई हो
कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने शेयर में से कुछ फ्रैक्शन नए पार्टनर को दिया है और नए पार्टनर को कुल कितना मिला है वो नहीं अवेलेबल है, तो जो सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें हम शेयर ऑफ न्यू पार्टनर की बजाय हम कर देंगे ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर। तो हमारा सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस फ्रैक्शन ऑफ द पार्टनर। तो यहां पे हमारे पास ए का हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे, तो जो ए का ओल्ड शेयर है वो है 3/5 और सेक्रीफाइस फ्रैक्शन है उसका 1/5 जो हमें दिया हुआ है। तो सेक्रीफाइस ऑफ ए आ जाएगा 3/25। तो सेम वे हम बी का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे, उसका ओल्ड शेयर था 2/5 और फ्रैक्शन था उसका सेक्रीफाइस का वो भी 2/5, तो बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 4/25। तो न्यू शेयर अब हम ए का कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड शेयर था 3/5 और सेक्रीफाइस है 3/25, तो न्यू शेयर ए का आ जाएगा 12/25। उसी तरह बी का न्यू शेयर हम कैलकुलेट करेंगे जो कि आ जाएगा 6/25। तो अब जो सी का शेयर है वो ए और बी का जो सेक्रीफाइस था उसका टोटल है, ये हमें पता है। तो सी का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे ए और बी के सेक्रीफाइस को टोटल करके, जो कि है 3/25 प्लस 4/25 यानी कि 7/25। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 12/25 = 6/25 = 7/25 यानी कि 12:6:7। तो जैसा कि आपने देखा हमने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लिए और हर एक एग्जाम्पल में हमने 2 फॉर्मूला यूज किए जिनकी मदद से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जहां पे हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत हो या सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत हो, तो इन 2 फॉर्मूला की मदद से हम इजीली कोई भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर कर सकते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर के सेकेंड इश्यू पे, जो सेकेंड इश्यू है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है किसी फर्म में, ही बिकम्स एंटाइटल्ड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, उसे फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। अ वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट देन अदर फर्म्स। कोई भी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, अगर कई सालों से बिजनेस में है तो उसे वो जो है दूसरे नई फर्म के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। टू बिकम एंटाइटल्ड टू हायर प्रॉफिट द पार्टनर हैज टू कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा अमाउंट वाइल ज्वाइनिंग द फर्म। यानी कि नए पार्टनर को चूंकि इस हायर प्रॉफिट में फ्यूचर में हिस्सा मिलने वाला है, तो अभी बिजनेस की जो नेट एसेट्स हैं, पार्टनर को सिर्फ उसी में हिस्सा नहीं मिल रहा है, पार्टनर को आने वाले हायर प्रॉफिट में भी हिस्सा मिल रहा है। तो जो अभी बिजनेस की एसेट्स है उसमें एक इंपॉर्टेंट एसेट होती है जो होती है गुडविल, लेकिन गुडविल जनरली अकाउंटिंग में नहीं दर्शाई जाती है। तो इसके लिए भी पार्टनर को कंट्रीब्यूट करना होगा और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल। अलग अलग बुक्स में जो है पार्टनर गुडविल का अपना जो शेयर लाता है उसे कुछ बुक्स में गुडविल के नाम से लिखा जाता है, कुछ में प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखा जाता है। यहां पे जो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उससे पहले का जो स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यानी कि पहले कैलकुलेशन करना पड़ता है कि गुडविल की वैल्यू क्या है, उसके बाद ही उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो मेरा वीडियो है उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अलग अलग जो मेथड्स होती हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, उनके अंडर में गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। यहां पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज न हो,
जो हम 5 इश्यूज की बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त, उसमें जो गुडविल का जो एस्पेक्ट है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना, जो कि मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, और दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हम यहां पे अभी समझेंगे। एज पर इंड AS 38, internally generated goodwill shall not be recognized as an asset. It means that the goodwill can be raised in the books of account only when the firm has paid cash for acquiring goodwill. यानी कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है उसकी मार्केट में गुडविल की चाहे कितनी भी वैल्यू हो, वो अपनी मर्जी से उस गुडविल को वैल्यू करके अपनी बुक्स में गुडविल को एज एन एसेट नहीं बता सकती। गुडविल अकाउंट्स में यानी कि बैलेंस शीट में तभी आती है जब पार्टनरशिप फर्म किसी और फर्म का बिजनेस एक्वायर करती है और उसके लिए गुडविल का पेमेंट करती है, तभी गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। हालांकि पार्टनरशिप फर्म में जो एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है या जो दूसरी सिचुएशंस होती हैं, उनमें गुडविल का वैल्यूएशन और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए यहां पे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसको हम समझेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन बुक्स ऑफ फर्म कैन बी डन इन डिफरेंट मैनर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। यानी कि जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है पार्टनर के एडमिशन के वक्त, उसका अकाउंटिंग कैसे करना, इसके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने 5 सिचुएशन लिस्ट डाउन की हुई है। ये 5 सिचुएशन होती है जो जिनमें से कोई एक सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दी होगी और जिसके बेस पर आपको गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसाइड करनी होती है। तो वो 5 सिचुएशन है। गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड कैश इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी कि पार्टनर गुडविल की कैश लेकर आया बिजनेस में और वो कैश बिजनेस में ही रख ली गई। और तीसरा है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड कैश इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसके ऊपर ओल्ड पार्टनर्स का हक होता है, तो अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर कैश में लेकर आया है तो हो सकता है जो ओल्ड पार्टनर्स है उस कैश को विड्रॉ कर ले। 4th सिचुएशन है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि नया पार्टनर जो है अपना शेयर कैश में नहीं लेकर आता है। और 5th है गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने पहले कोई बिजनेस एक्वायर किया है तो गुडविल जो है बुक्स में अपीयर हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना। अब हम हर एक सिचुएशन में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा उसे ध्यान से समझेंगे। जो पहली सिचुएशन है गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि जो नया पार्टनर है उसने पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली अलग से गुडविल कैश में दे दी, तो इट इज अ ट्रांजैक्शन डायरेक्टली बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन, सो नो अकाउंटिंग एंट्री इज डन इन दिस केस। तो यहां पे आपको कुछ याद नहीं रखना है, इस सिचुएशन में कोई अकाउंटिंग एंट्री फर्म की बुक्स में नहीं होगी। जो सेकेंड सिचुएशन हो सकती है वो है गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द फर्म। तो इस सिचुएशन में 2 जर्नल एंट्री की जाती है। पहली जर्नल एंट्री होगी कि जब नया पार्टनर अपना शेयर इन गुडविल जो है कैश में लेकर आया, तो उसकी जर्नल एंट्री हो गई कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या गुडविल अकाउंट। जो भी आप जिस बुक में ये पढ़ रहे हैं उस बुक में जिस तरह से भी वर्ड को यूज किया गया आप वैसे समझ सकते हैं। तो जब नया पार्टनर कैश लेकर आता है तो ये जर्नल एंट्री होती है। अगर कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट।
और सेकंड जर्नल एंट्री होती है वो जो गुडविल की अमाउंट है उसका बेनिफिट जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको दिया जाता है। तो उसकी जर्नल एंट्री हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो प्रीमियम ऑफ गुडविल की वैल्यू है वो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब यहां पे जो नया पार्टनर गुडविल का अपना शेयर ला रहा है, इट इज शेयर्ड ओनली बाय दोज पार्टनर्स हु हैज sacrificed their share in new profit sharing ratio। यानी कि आपने जो ये पीछे जर्नल एंट्री देखी कि जिसमें प्रीमियम ऑफ गुड फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहां पे उन्हीं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा जिन्होंने अपने प्रॉफिट शेयर में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को दिया है। एंड द प्रीमियम इज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि ये जो जर्नल एंट्री आप देख रहे हैं जिसमें हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को जिस रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है नए पार्टनर पुराने पार्टनर्स को जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो होगा पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो। If any old partner has gained in new profit sharing ratio, he will also bring his share in goodwill proportionate to his gain। यानी कि कई बार ये हो जाता है कि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इस तरह से चेंज होता है कि कोई एक पार्टनर है उसे लॉस होने की बजाय गेन हो जाता है। यानी कि अगर ओल्ड पार्टनर को प्रीवियस प्रॉफिट में से 0.25 यानी कि 25% शेयर मिल रहा था और नया पार्टनर एडमिट होने के बाद उसे 30% शेयर मिल रहा है, तो इसका मतलब उस पार्टनर को गेन हुआ है। तो यहां पे वो जो पार्टनर है वो भी गुडविल में उसका जो हिस्सा है वो फर्म में लेकर आएगा। तो उसकी भी जो एंट्री होती है वो इस तरह से होगी कि जैसे ये जो पुराना पार्टनर है जिसे गेन हो रहा है वो नए पार्टनर की तरह एडमिट हो रहा है, ये मानकर उसे जो गेन हो रहा है उसकी गुडविल का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा और वो गुडविल लेकर आएगा। जो बाकी के जो पुराने पार्टनर हैं जिन्होंने अपने शेयर में से हिस्सा दिया है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, जैसा कि हमने अभी जर्नल एंट्री में देखा। जो थर्ड सिचुएशन है वो है गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन। यानी कि जो नया पार्टनर है गुडविल लेकर आया उसे पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। तो उसके लिए 3 जर्नल एंट्री होती है। इसमें से पहली 2 जर्नल एंट्री है वो आप देख सकते हैं, वो जो प्रीवियस सिचुएशन थी सेम वही जर्नल एंट्री है कि नया पार्टनर गुडविल में अपना शेयर लेकर आया और वो शेयर पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो जो जर्नल एंट्री है वो होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों जर्नल एंट्री प्रीवियस सिचुएशन वाली ही है। यहां पे थर्ड जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती है, वो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस में से उनका जो शेयर ऑफ गुडविल था वो कैश में विड्रॉ कर लिया। यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेकेंड सिचुएशन थी जब गुडविल की रकम नया पार्टनर कैश में लेकर आया और जो थर्ड सिचुएशन है कि जिसमें वो कैश पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर ली, इन दोनों सिचुएशन में जो जर्नल एंट्री हो रही है उसमें आप देखिए कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है या गुडविल अकाउंट है वो क्लोज हो जा रहा है, वो उसका कहीं पे बैलेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की थी कि इंड एएस के हिसाब से जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाना होता है।
तो इसीलिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि फाइनली जो गुडविल का अकाउंट है वो क्लोज हो जाए। जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, यानी कि हो सकता है जो पार्टनर है नया उसके पास इतनी कैश नहीं है कि वो गुडविल बिजनेस में कैश में लेकर आ सके, लेकिन उसके बावजूद उसे जो अपना गुडविल का हिस्सा है वो फर्म को देना ही होगा, और जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें उनका जो गुडविल में हिस्सा है वो मिलना जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो जर्नल एंट्री पास की जाती है वो होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इट इज डेबिटेड बाय अमाउंट ऑफ हीज शेयर इन गुडविल, यानी कि जो सी का शेयर है गुडविल में उससे नए पार्टनर के अकाउंट कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज आर क्रेडिटेड इन द रेशियो ऑफ देयर सेक्रीफाइस, यानी कि उन्होंने जो जो भी सेक्रीफाइस किया है हर एक ओल्ड पार्टनर ने उसी रेशियो में उन्हें सी से जो गुडविल आनी है उसका हिस्सा दे दिया जाता है। तो जो ये सिचुएशन है जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो उसमें जो गुडविल की अमाउंट है यानी कि जो सी का शेयर है गुडविल में वो अमाउंट इट इज रिफ्लेक्टेड एज ड्यू फ्रॉम न्यू पार्टनर टुवर्ड्स ओल्ड पार्टनर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां हमने न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, यानी कि उसके लिए लायबिलिटी हो गई कि इतनी अमाउंट जो है उसे पुराने पार्टनर्स को देनी पड़ेगी, और पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि पुराने पार्टनर्स जो है उन्हें फ्यूचर में ये जो गुडविल है उसमें से अपना हिस्सा जो है सेक्रीफाइस रेशियो के बराबर वो मिलेगा। तो यहां पे कैश में ट्रांजैक्शन होने की बजाय जो नए और पुराने पार्टनर के बीच में एसेट और लायबिलिटी के रूप में जर्नल एंट्री कर दी जाती है। और ये जैसा कि हमने बात की कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को सेक्रीफाइस रेशियो में जो है क्रेडिट किया जाता है। अब मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन है कि सेक्रीफाइस रेशियो अवेलेबल नहीं है, न्यू एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अवेलेबल है, तो जो जर्नल एंट्री है वो करने के लिए आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। जो जर्नल एंट्री है आप उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं कि जो गुडविल की वैल्यू है नए पार्टनर का जो शेयर है उसे हम डेबिट कर दें, और जो पुराने पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्रेडिट कर दें। और जो दूसरी जर्नल एंट्री है उसमें हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब आप ये दो जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जो नेट इफेक्ट है वो वही आएगा जो हमने प्रीवियस में देखा कि जो जिसमें हम न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो वही इफेक्ट इन दोनों जर्नल एंट्री से आएगा। फायदा यह है कि ये दो जर्नल एंट्री करने से आपको पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेट इंपैक्ट जो होगा वो अपने आप सेक्रीफाइस रेशियो में ही आएगा। जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक्स। गुडविल में भी एग्जिस्टिंग इन बुक्स ड्यू टू परचेज ऑफ बिजनेस इन पास्ट, जैसा कि हमने बात की। इन सच केस फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, यानी कि यहां पे हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। पहला राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि जो पार्टनर्स है वो डिसाइड करते हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में दिखाई जा रही है हम उसे राइट ऑफ कर देंगे, हम गुडविल अकाउंट को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है रिटेन एग्जिस्टिंग गुडविल इन द अकाउंट्स, यानी कि जो गुडविल अभी एग्जिस्टिंग है उसे उसी तरह से
बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे। इफ एग्जिस्टिंग गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, a journal entry is to be passed in addition to journal entries for new partner bringing in goodwill। तो यहां पे आप समझिए कि अगर गुडविल एग्जिस्टिंग है बुक्स में, तो जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है उसके लिए जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो कि अभी हमने प्रीवियस सिचुएशंस में देखी कि गुडविल कैश में लाए, गुडविल जो रिटेन की गई, फिर कैश जो है पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, या गुडविल को जो है पार्टनर कैश में नहीं लाया। इनमें से जो भी सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन के हिसाब से जर्नल एंट्री करने के बाद जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री करनी होगी, और वो हम करेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट। यानी कि जो गुडविल अभी बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है उसे हम क्रेडिट कर देंगे, और उतनी अमाउंट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनमें उनको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसे हम डेबिट करेंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे हम एग्जिस्टिंग गुडविल को नए पार्टनर के आने से पहले ही पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके हम राइट ऑफ कर देंगे। तो ये तो हुआ अगर हमें एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करनी है तो। और यहां पे मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करनी हो तो नया पार्टनर जो गुडविल का शेयर ला रहा है उसके अलावा गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए एडिशनल जर्नल एंट्री करनी होती है। एंड इफ existing goodwill is to be retained in the books, new partner will bring his share in goodwill to the extent of additional amount of goodwill। यानी कि इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझें कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल जो है बिजनेस की बैलेंस शीट में वो है 10,000, वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिसाइडेड एज ₹30,000 की फर्म की टोटल गुडविल जो है 30,000 है। यहां पे ये दो डिफरेंट फिगर क्यों है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल 10,000 है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ने पास्ट में कभी कोई बिजनेस खरीदा था और उस बिजनेस की जो नेट एसेट्स थी, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, उसके अलावा 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे जो गुडविल के नाम पे एसेट के रूप में डेबिट किए गए थे, और इसीलिए फर्म की बुक्स में गुडविल का अकाउंट 10,000 से दिखाया जा रहा है। और जो हम कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिसाइडेड एज ₹30,000, इसका मतलब यह है कि आज की डेट में जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यू सभी पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड की है कि वो 30,000 रुपीज है, इसलिए ये दो अलग अलग फिगर्स हैं। सी इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर, तो यहां पे अगर सी को 1/4 शेयर से एडमिट किया है तो वो गुडविल में अपने शेयर के रूप में जो 30,000 और 10,000 का डिफरेंस है यानी कि 20,000, उसका 1/4 शेयर जो है वो लेकर आएगा जो कि होगा 5,000 रुपीज। तो इस तरह से नया पार्टनर जो अपना शेयर लेकर आएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि नो एडिशनल जर्नल एंट्री इज पास्ड, journal entries will be as per situation number 2 और 3 as the case may be। यानी कि जो नया पार्टनर है गुडविल फर्म में कैसे ला रहा है, कैश में ला रहा है या बिना कैश में ला रहा है, उसके हिसाब से जो जर्नल एंट्री है वो हो जाएगी। यहां पे सिर्फ जो फर्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है कि जो गुडविल में नए पार्टनर का शेयर है उसका कैलकुलेशन कैसे करना वो डिफरेंस आ रहा है। तो इफेक्टिवली जो यहां पे आपको याद रखना है वो ये है कि अगर ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटेन्ड इन बुक्स, ओनली कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विल चेंज, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। और अगर एग्जिस्टिंग गुडविल हमें राइट ऑफ करनी है तो जो गुडविल लाने की जर्नल एंट्री है उसके अलावा
राइट ऑफ की जर्नल एंट्री एडिशनली की जाएगी। यहां पे मैं आपको 2 टिप्स देना चाहता हूं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला है, इफ इट इज मेंशन दैट फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज बीइंग यूज्ड बाय पार्टनर्स, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुडविल विल बी डन थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप सीख चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट भी फॉलो करते हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो करते हैं। तो अगर आपको ये दिया गया है कि पार्टनर्स जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो जो गुडविल के कैलकुलेशन में गुडविल की जो जर्नल एंट्री है उसमें जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं तो यहां पे आपको लिखना होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, नॉट द कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुडविल के ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट व्हाट टू डू विथ एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयरिंग इन द अकाउंट्स, इट शुड बी रिटर्न ऑफ। यानी कि अभी हमने जो 2 ऑप्शंस देखे कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हो सकता है राइट ऑफ किया जाए, हो सकता है कंटिन्यू किया जाए। क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को आप राइट ऑफ कर दीजिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, जो गुडविल से संबंधित है पहले हम समझे कि उसके 2 एस्पेक्ट हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दोनों अलग अलग हैं। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो डिसाइड होगी जो हमने 5 सिचुएशन डिस्कस की उसके बेसिस पे कि इन 5 में से कौन सी सिचुएशन जो है आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें एप्लीकेबल हो रही है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग एंट्री होगी। और उन 5 सिचुएशन में भी जो लास्ट एस्पेक्ट हमने देखा कि अगर गुडविल जो है एग्जिस्टिंग है बुक्स में तो उसमें भी 2 ऑप्शंस होते हैं। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स है गुडविल से रिलेटेड, ये नटशेल में मैंने आपको बताया ताकि आपको याद रहे कि गुडविल की जो अकाउंटिंग एंट्री करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो नेक्स्ट इश्यू है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, फर्म ऑलरेडी हैज सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी नया पार्टनर आता है तो उस फर्म के पास ऑलरेडी कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज होती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज माइट बी डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, लेकिन उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बुक्स में जो वैल्यू दिखाई जा रही है उससे डिफरेंट हो सकती है। टू डिटरमिन हाउ मच कैपिटल न्यू पार्टनर शुड ब्रिंग इन एंड व्हाट शुड बी द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, इट इज नेसेसरी टू नो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। क्योंकि जब तक हमें फर्म की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगेगी, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जो नया पार्टनर है उसे कितना शेयर देना है प्रॉफिट में और उसे कैपिटल के रूप में कितनी अमाउंट लानी होगी। और इसीलिए जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी करेक्ट वैल्यू जब पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तब पता लगानी जरूरी होती है। फॉर दैट पर्पस all the assets and liabilities of the firm are revalued and net value of the firm is ascertained. Revaluation of assets and liabilities is done through an intermediary account called profit and loss adjustment account, या उसे हम कहते हैं revaluation account। यानी कि एक नया अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं या रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। और जो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको रीवैल्यू किया जाता है, उनकी वैल्यू आज की डेट पे फाइंड आउट की जाती है और जर्नल एंट्री की जाती है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। और वो जर्नल एंट्री होती है इस तरह से कि अगर किसी भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है या लायबिलिटीज में रिडक्शन हुआ है या नई एसेट जो है वो बुक्स में ला रहे हैं, यानी कि ये तीनों ही सिचुएशन जिसमें
बुक में जो वैल्यू दिखाई जा रही है उसके मुकाबले फर्म को फायदा हो रहा है, यानी कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है, तो फर्म को फायदा हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हो रही है, तो उसमें जर्नल एंट्री पास की जाएगी एसेट अकाउंट या लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, यानी कि जिस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या जिस लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है उसे हम डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीजिंग and there is increase in value of liabilities or introduction of new liability, यानी कि इन तीनों ही सिचुएशन में जहां एसेट की वैल्यू कम हो रही है या लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो फर्म को नुकसान हो रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री की जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट या लायबिलिटीज अकाउंट। तो ये दो ही टाइप की जर्नल एंट्री की जाएगी जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आप इसे इस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं कि जहां पे भी फर्म को फायदा हो रहा है वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जहां पे फर्म को नुकसान हो रहा है वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये सारी जर्नल एंट्री करने के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है वो प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन गिना जाता है। अगर क्रेडिट की एंट्रीज ज्यादा है, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन से, तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और अगर डेबिट की एंट्री ज्यादा है तो लॉस हुआ है और उस लॉस को भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट या लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसके बैलेंस को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। Sometimes new partner in his personal capacity may have given loan to the firm which is converted into his capital on being admitted as partner. कई बार ये होता है कि जो फर्म है उसने किसी से लोन ली हुई है और बिजनेस की सिचुएशन ऐसी है कि वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि जिससे लोन ली हुई है उसे पार्टनर की तरह फर्म में एडमिट कर लेते हैं और जो लोन की अमाउंट है उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि उस लोन या उसका इंटरेस्ट फ्यूचर में पे करने की जरूरत ना पड़े और बदले में नए पार्टनर को फ्यूचर प्रॉफिट में से हिस्सा दे देते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द न्यू पार्टनर टू ब्रिंग कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक नया पार्टनर जो है कैपिटल लेकर ही आए। For example, a manager of firm may be made partner without bringing any capital to the firm. यानी कि कई बार ये होता है कि फर्म में कोई ऐसा मैनेजर है जो इतना अच्छा काम कर रहा है कि फर्म का ज्यादातर प्रॉफिट उसकी मेहनत से आ रहा है, तो फर्म ये सोचती है कि ये व्यक्ति हमारी फर्म छोड़कर न चला जाए, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसे प्रॉफिट में से ही कुछ हिस्सा दे देते हैं। तो उसे फर्म के प्रॉफिट में से 5 या 10% इस तरह से कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, ताकि वो जो मैनेजर अब जो फर्म में पार्टनर बन चुका है वो उस फर्म को छोड़कर नहीं जाता है और फर्म को फ्यूचर में भी अच्छे प्रॉफिट्स मिलते रहते हैं। या कई बार ये होता है कि फर्म ऐसे किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाता है जिसके पार्टनर बनने से फर्म की मार्केट में जो है इमेज जो है बहुत अच्छी हो जाती है, तो ऐसा पार्टनर जनरली फर्म में कैपिटल लेकर नहीं आता है। अब जो कैपिटल जो है नया पार्टनर लेकर आ रहा है, तो कई बार ये होता है कि नए पार्टनर के कैपिटल लाने से जो फर्म की टोटल कैपिटल है उसको भी पार्टनर जो है रिवाइज कर देते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज रिवाइज्ड ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इन सच अ केस
capital balance required to be maintained by old partners changes taking base of capital and profit share decided for new partner. यानी कि अगर फर्म की टोटल कैपिटल चेंज हो रही है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस हैं वो जो है नए कैपिटल के हिसाब से मैच नहीं भी कर सकते हैं. जैसे कि अगर नए फर्म की जो टोटल कैपिटल है आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर वो डिसाइड की जाती है 1,00,000 रुपए और ए का उसमें हिस्सा है 1/4, यानी कि ए को जो है फर्म में 25,000 की कैपिटल मेंटेन करनी है, लेकिन ए का जो है कैपिटल अकाउंट उसका बैलेंस 25,000 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. तो नई कैपिटल कितनी रखनी है, किस प्रोपोर्शन में रखनी है, ये आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. कई बार जो नई कैपिटल है वो जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल का बेस बनाकर डिसाइड करनी होती है और कई बार ये होता है कि उसके लिए अलग ही जानकारी दी होती है. तो while deciding capital required by all the partners, it is important to note what has been given about calculation of new capital requirement. कि जो वर्डिंग यूज की गई है क्वेश्चन में कि न्यू कैपिटल कैसी होगी, उस वर्डिंग को आपको ध्यान से पढ़ना है. और उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स मेंटेनिंग more balance in capital account than required as per revised requirement withdraws excess capital, and old partners maintaining less balance brings in difference as additional capital. यानी कि जो एग्जांपल हमने बात की कि नई कैपिटल अगर 1,00,000 डिसाइड होती है और ए को अगर 25,000 कैपिटल मेंटेन करनी है, तो अगर ए का एग्जिस्टिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का 25,000 से ज्यादा है तो जो डिफरेंस की अमाउंट है 25,000 से जितना ज्यादा है उतना अमाउंट ए विड्रॉ कर लेगा फर्म से ताकि उसका बैलेंस 25,000 हो जाए कैपिटल अकाउंट का. और अगर ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 25,000 से कम है तो वो डिफरेंस की अमाउंट एज एन एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा जिससे उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 25,000 हो जाए. अब यहां पे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो पांचों एस्पेक्ट है उनके बारे में अच्छे से समझ लिया है. तो यहां पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर के जो क्वेश्चन होता है उसे इन पांचों इशू के अंडर में ही 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना जिससे कि आपका आंसर कभी गलत ना हो. एग्जाम्पल है A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as under. इसमें हमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए A and B के और दूसरा जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है एंड क्रेडिटर्स है. एसेट साइड्स में हमारे पास है बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है एंड बैंक. ये सारी एसेट्स हमें दी हुई है. एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज न्यू पार्टनर ऑन फॉलोइंग कंडीशंस. जो कंडीशंस है, सी ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल इन कैश, provision for doubtful debt is not required, value of machinery is to be reduced by 10%, market value of building is 1 lakh, market value of investment is 98,500. There were pending compensation claims amounting to 20,000. C will bring 20% of total capital of A and B in the new firm as his capital. And new profit sharing ratio will be 2:1. A and B will maintain their capital in the proportion of their new profit sharing ratio. Prepare necessary accounts and balance sheet after reconstitution of firm. तो अब इस तरह का जब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल आता है तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए
उसी प्रोसेस से गुजरना होगा कि जो अभी हमने समझी है कि कभी भी पार्टनर के एडमिशन पर क्या क्या इश्यूज होते हैं। तो जैसा कि हमने सीखा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर पे 5 इश्यूज होते हैं: चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो इस सम को सॉल्व करने के लिए हम ये पांचों इशू को एक एक करके हैंडल करते जाएंगे और उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो अलग अलग अकाउंट्स और जो न्यू बैलेंस शीट बननी है उसके ऊपर हम देते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस पूरा समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक्चुअल एग्जाम में जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये पूरी प्रोसेस इस तरह से नहीं बतानी है जैसे मैंने यहाँ पर बताई है। आपको जो पूछा गया है वो अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनाने हैं और कुछ कैलकुलेशंस जो है वो वर्किंग नोट्स की तरह दिखाने होते हैं। तो अब हम एक एक करके ये सारे एग्जाम्पल ये सारे इश्यूज को हम हैंडल करते हैं। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे उसकी वजह से जो है हमें कैलकुलेट करना होगा सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स कि कैसे है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है। तो अब हमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है ए और बी का। फॉर्मूला हमें पता है, न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो ए का सेक्रीफाइस हम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आएगा 1/5 और बी का सेक्रीफाइस हम कैलकुलेट करेंगे जो कि आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी को 1/5 शेयर दिया जा रहा है उसका पूरा का पूरा सेक्रीफाइस ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा है। अब यहां पे हम आगे के एस्पेक्ट ले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है, कैश या बैंक अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे फिर फाइनली हम जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म है उसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे और इनमें जो है इन अकाउंट का जो बैलेंस है जो कि हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखा है वो हम डाल देंगे। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हम देख सकते हैं कि ए का जो बैलेंस है वो 1 लाख था तो वो हमने डाल दिया और जो बी का बैलेंस है वो 80,000 था वो हमने डाल दिया और जो बैंक का बैलेंस है वो था 56,000 तो वो भी हमने ओपनिंग बैलेंस की तरह डाल दिया है। अब हम जो है नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है वो लेंगे। सेकेंड इश्यू जो होता है वो होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सी ब्रॉट ₹20,000 एज गुडविल इन कैश। तो यहाँ पे सी गुडविल को कैश में लाया है, उस कैश को विड्रॉ नहीं किया है। तो इस सिचुएशन में हमने सीखा था कि 2 जर्नल एंट्री होगी। पहली कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000। यहाँ पे अगर आपकी टेक्स्ट बुक में गुडविल अकाउंट यूज किया जा रहा है तो आप गुडविल अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। और जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000 क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा सेक्रीफाइस जो है वो ए कर रहा है। तो ये 2 जर्नल एंट्री हम करेंगे टू गिव ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और अब इन दोनों जर्नल एंट्री की हम पोस्टिंग करेंगे। पहली जर्नल एंट्री थी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हमने कैश या बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है, उसके डेबिट में जाकर हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 और जो सेकेंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
इज कैपिटल अकाउंट, तो हम ए के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, उसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000। तो ये जो सेकंड एस्पेक्ट हमने जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया उसकी हमने जर्नल एंट्री कर ली और जर्नल एंट्री की पोस्टिंग भी कर ली, तो ये काम इशू हमारा खत्म हो जाता है। जो थर्ड इशू आता है वो आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कुछ एसेट्स है जिनकी वैल्यू बैलेंस शीट में जो दिखाई गई है उससे चेंज हुआ है। तो जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उससे जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और अब हम एक एक इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहली इंफॉर्मेशन है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। यहाँ पे बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 25,000, यानी कि उसके ऊपर 10% यानी कि 2,500 रुपीज का लॉस होगा। तो जैसा कि हमने देखा था लॉस की हम जर्नल एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम जाकर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट 2,500 और जो मशीनरी की वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई है अब बाय 2,500 जो हो गई है 22,500, जिसे हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखा देंगे मशीनरी 22,500। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख। यहाँ पे बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 60,000, यानी कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो उसकी जर्नल एंट्री हमें पता है क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000। इसकी हम पोस्टिंग करेंगे। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट 40,000 और जो बिल्डिंग अकाउंट में हमने डेबिट किया 40,000 का उसकी वजह से बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 1 लाख। तो जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है उसमें हम बिल्डिंग की वैल्यू दिखा देंगे 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 98,500। जो बैलेंस शीट है उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 90,000। तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। उसकी जर्नल एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8,500। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 98,500। तो इस वैल्यू को हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखा देंगे 98,500। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट रिक्वायर्ड। हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ था 4,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब इस प्रोविजन की अब हमें जरूरत नहीं है। प्रोविजन एक तरह की लायबिलिटी होती है, प्रोविजन की अब जरूरत हमें नहीं। जर्नल एंट्री हमें पता है कि लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे 4,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट है जिसका बैलेंस जो है 4,000 था, अब उसका कोई बैलेंस नहीं रह गया है। तो इसीलिए जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है उसमें डेटर्स को हम फुल वैल्यू पे बताएंगे। पहले हमने उसे 76,000 पे बताया था, अब उसकी जो फुल वैल्यू है 80,000, उसी के ऊपर हम उसे रिवाइज्ड बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे। लायबिलिटी साइड पे हम देखें हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज हुआ हो। हालांकि लायबिलिटी साइड पे एक अकाउंट है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है फंड, लेकिन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो एक तरह का प्रोविजन होता है। ये प्रोविजन किया जाता है टू मीट लायबिलिटीज फॉर
शेयरिंग प्रॉफिट विथ वर्कमैन। तो इसे जो है हम न तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ना ही इसका कोई हमें रीवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अब जो हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया, उसके बेस पे हम प्रॉफिट या लॉस है उसका कैलकुलेशन करेंगे। हम देख सकते हैं कि जो क्रेडिट साइड है वहाँ उसमें 3 आइटम है जहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था। तो जो क्रेडिट साइड है हम उसका टोटल करेंगे, डेबिट साइड पे सिर्फ एक अमाउंट है, तो जो बैलेंस आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो आ जाएगा 50,000 विच इज़ अ प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम ए और बी जो है उन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2, यानी ए को मिलेगा 30,000 और बी को मिलेगा 20,000। और इस अमाउंट को हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम ए के नीचे लिखेंगे 30,000 और बी के नीचे लिखेंगे हम 20,000। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। जो नेक्स्ट इश्यू आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की 3 आइटम्स हैं। पहला है जनरल रिजर्व, दूसरा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और तीसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन बैलेंसेस को हमें जो ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जैसा कि हमने सीखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल रिजर्व। इसका बैलेंस है 12,000। इसे हम 3:2 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ए को मिलेगा 7,200, बी को मिलेगा 4,800। तो हम कैपिटल अकाउंट में ए के अंडर लिखेंगे 7,200, बी के अंडर लिखेंगे 4,800, जनरल रिजर्व से आए हैं। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसे भी हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए को मिलेगा 3,600 और बी को मिलेगा 2,400। अब जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के पेंडिंग क्लेम्स है अमाउंटिंग टू ₹20,000। तो जब पेंडिंग क्लेम है 20,000 तो इस रिजर्व अकाउंट में हमें 20,000 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अभी हमारा जो टोटल बैलेंस है इस अकाउंट का वो है 30,000, हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है 20,000। तो जो डिफरेंस है यानी कि 10,000, वही अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे ए और बी के अकाउंट में। तो जो 10,000 है उसे हम 3:2 के रेशियो में जब डिवाइड करेंगे तो ए को मिलेंगे 6,000 और बी को मिलेंगे 4,000। तो इस तरह से जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं उनको भी हमने ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। जो लास्ट इश्यू अब रह जाता है वो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। ये जो है इस तरह के क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी, सबसे डिफिकल्ट पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें कई बार अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है कि जो सी है उसका कैपिटल कितना होगा, या जो ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी उनका कैपिटल कैसे चेंज होगा। तो इस इश्यू को हैंडल करने के लिए आपको क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी गई है उसको बहुत ही सावधानी से पढ़ के समझ के अकॉर्डिंगली आपको आंसर बनाना होगा। तो यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें 2 पार्ट है। एक, सी विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन द न्यू फर्म। अब सी की जो कैपिटल है वो ए और बी का 20% है। यहाँ पे ए और बी की हमें ओपनिंग कैपिटल तो दी हुई है, लेकिन अभी हमने ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए हैं। तो इनकी वजह से
जो रिवाइज्ड कैपिटल है ए और बी की वो चेंज हो गई है। तो वो रिवाइज कैपिटल क्या है वो हम देखते हैं। हमने देखा था कि ओपनिंग कैपिटल जो है 1,80,000 थी, उसमें जनरल रिजर्व जो है हमने ट्रांसफ़र किया दोनों के अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफ़र किया, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमने ट्रांसफ़र किया टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमने ट्रांसफ़र किया, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफ़र किया ए के अकाउंट में। तो इन दोनों की टोटल कैपिटल हो गई 2,78,000। इस स्टेज पे आप अगर ए और बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो वो भी आएगा 2,78,000। तो ये हो गई ए और बी की कैपिटल। और हमें दिया है कि जो सी की कैपिटल है वो होगी 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो सी की कैपिटल हो जाएगी 2,78,000 का 20%, यानी कि 55,600। तो अब जो सी अपनी कैपिटल ला रहा है उसकी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, जो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 55,600। और इसकी जब हम पोस्टिंग करेंगे तो बैंक अकाउंट के डेबिट में हम जाकर लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट 55,600, और जो कैपिटल अकाउंट्स हमने पार्टनर्स के बनाए हुए हैं उसमें क्रेडिट साइड में सी के कॉलम में हम लिख देंगे बैंक अकाउंट 55,600। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन कैपिटल के बारे में हमें दी गई है वो दी गई है कि ए एंड बी will maintain their capital in the proportion of their new profit sharing ratio। तो यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का है वो है 2:2, यानी कि 1:1। तो जो कैपिटल है वो भी इसी रेशियो में होगी 1:1। और अभी हमने देखा कि ए और बी की जो टोटल कैपिटल बन रही है वो बन रही है 2,78,000, यानी कि ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट है उसका फाइनल बैलेंस इसका हाफ अमाउंट होना चाहिए। तो जो ए है उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए 1,39,000, और जो बी है उसके कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस होना चाहिए 1,39,000। तो जब हमें ये बताया गया है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट मेंटेन करनी है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की, तो जिस पार्टनर के पास अभी एक्सेस बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में वो जो है डिफरेंस अमाउंट फर्म में से विड्रॉ कर लेगा, और जिस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अभी कम पैसा है वो एडिशनल कैपिटल कैश में लेकर आएगा फर्म में। तो हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट देखते हैं। ए के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है 1,66,800। तो ए जो है 27,800 विड्रॉ कर लेगा, और जो बी का कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस है 1,11,200। तो बी जो है 27,800 एज कैपिटल फर्म में लेकर आएगा। तो जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसकी जर्नल एंट्री भी होगी, जिसमें ए जो है जब विड्रॉ कर रहा है 27,800 तो उसकी जर्नल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 27,800। तो इसकी हम पोस्टिंग कर देंगे। ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिख देंगे बैंक या कैश अकाउंट 27,800, और जो कैश या बैंक अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट 27,800। उसी तरह से बी जो है फ्रेश कैपिटल लेकर आ रहा है, उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 27,800 टू बीज कैपिटल अकाउंट 27,800। इसकी भी हम पोस्टिंग करेंगे। कैश या बैंक अकाउंट के हम डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट 27,800, और बी के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में जाएंगे और वहां लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट 27,800।
तो अब यहाँ पे हमने जो है सभी इश्यूज हैं उसका इम्पैक्ट हमने दे दिया है। तो अब हम जो है अपनी रिवाइज्ड जो बैलेंस शीट है आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म उसे हम फाइनली कंप्लीट करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन हम उसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। जो मेन इंफॉर्मेशन डालनी बाकी रह जाती है वो होती है कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो कैश या बैंक अकाउंट को हम अब क्लोज करेंगे। हम देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट जो है उसका जो बैलेंस है वो है 1,31,600। तो ये बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखा देंगे बैंक 1,31,600। और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो भी हम क्लोज करेंगे। जो ए का कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस आ जाएगा 1,39,000 क्योंकि हमें पता है उसी हिसाब से हमने सारा कैलकुलेशन किया था और ए ने बाकी की रकम विड्रॉ कर ली थी। और जो बी है उसका भी बैलेंस आ जाएगा 1,39,000। और सी का जो अकाउंट है उसमें एक ही ट्रांजैक्शन है तो सी का बैलेंस हो जाएगा 55,600। ये तीनों कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे कि 3,33,600। तो ये सारे अकाउंट का बैलेंस हमने दिखा दिया। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमारे पास बैलेंस है 20,000 का। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब ये सब करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है। जो बैलेंस शीट का टोटल है दोनों साइड का वो है 4,32,600। तो इस तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल होता है उसे अगर हम पांचों इश्यू को स्टेप वाइज एक एक करके हम हैंडल करते हैं और उससे जितने भी जर्नल एंट्रीज निकल के आ रही है उन जर्नल एंट्रीज का इम्पैक्ट हम देते जाते हैं कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट में, और जो न्यू बैलेंसेस है वो बैलेंस शीट में हम डालते जाते हैं। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है और जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं रहता है। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इफ यू हैव एनी क्वेरी या डाउट अबाउट दिस वीडियो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लर्निंग पाथ के दूसरे वीडियो भी देखते रहें। थैंक यू।